नमस्कार छात्रों। पिछले दिनों हमने आप लोगों के साथ राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर चर्चा की थी। आज हम आप लोगों के साथ इसके विकासवादी सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। छात्रों, सामाजिक समझौता का सिद्धांत में हमने पाया था कि राज्य का निर्माण एक विशेष समय पर किया गया था, परंतु वास्तव में राज्य का निर्माण किया ही नहीं गया। राज्य का निर्माण तो लगातार एक विकास का परिणाम है। लगातार विकास के क्रम में राज्य का निर्माण हुआ। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या हम लोग सही में विकासवादी सिद्धांत के द्वारा ही कर सकते हैं। राज्य के विकास का इतिहास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से यह धीरे धीरे विकास करते करते राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। जिस प्रकार भाषा प्राणियों को अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकालती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति असभ्य समाज से हुई। राज्य अस्तित्व में कब और किस प्रकार आया, यह बतलाना निसंदेह एक कठिन कार्य। प्रकृति, परिस्थिति और स्वभाव के भेदों के कारण भिन्न भिन्न समयों, अवस्थाओं और स्थानों में राज्य के विकास के क्रम की भिन्न भिन्न स्वरूप रहा है। राज्य का विकास भाषा और राजनीतिक चेतना के समान ही धीरे धीरे हुआ है। राज्य के विकास को विकास क्रम के अंतर्गत समय समय पर प्रभावित भी किया गया है। राज्य के विकास में स्वभावतः कुछ प्रमुख तत्व ऐसे हैं जो क्रमतः राज्य के विकास में सहायक रहे हैं। आइए हम उस पर थोड़ा गौर करें। राज्य के विकास में प्रमुख तत्व के रूप में मूल सामाजिक प्रवृत्ति रही है। अरस्तु का मानना है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में नहीं रह सकता है या समाज की उसको आवश्यकता नहीं है, दरअसल में वह मनुष्य नहीं पशु है, दानव। वह जंगली जानवर ही हो सकता है या कोई देवता ही हो सकता है। जब सामाजिक प्रकृति वाला मनुष्य धीरे धीरे समाज में साथ साथ रहने लगा तो सामाजिक जीवन व्यतीत करने के कारण उसकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती चली गई और इस क्रम में वह इन आवश्यकताओं को हल करने के लिए प्रयत्नशील रहने लगा। इस क्रम में वह एक दूसरे को मदद करने लगा, एक दूसरे की सहायता प्राप्त कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। इस क्रम में वह धीरे धीरे संगठित होने लगा, फलस्वरूप राज्य का उदय हुआ और राज्य की उत्पत्ति होने के साथ ही मनुष्य में धीरे धीरे यह जटिलता का क्रम बढ़ता चला गया। अब इसकी उत्पत्ति के दूसरा स्वरूप
रक्त संबंध रहा। सामाजिक संबंध का सबसे प्राचीनतम रूप रक्त संबंध था। आगे चलकर जब जनसंख्या में वृद्धि होता गया तब समाज का जन्म हुआ। प्राचीन काल में रक्त संबंध माता के सिद्धांत पर आधारित था। स्नेह स्नेह यह वैवाहिक संबंध का रूप धारण करता चला गया। फलस्वरूप वह अपने माता और जिस पिता के द्वारा वह उत्पन्न संतान था उसके साथ जीवन यापन करने लगा। माता पिता बच्चे सभी मिलकर एक परिवार की रचना की और इस रचना करने के बाद वह एक आवश्यक स्थान पर किसी खास जगह पर स्थापित हो गया और जब वह किसी खास जगह पर रहने लगा तो धीरे धीरे उसमें किसी की भावना जागृत होती चली गई। किसी के आविष्कार के कारण वह पारस्परिक सहयोग के कारण धीरे धीरे पुरुषों की प्रधानता बढ़ती गई। वैवाहिक जीवन स्थापित होने के कारण भी पुरुषों की प्रधानता समाज में बढ़ती गई। इस प्रकार कुटुंब, कुल, फिर समाज तथा बाद में राज्य अस्तित्व में आया। इसका तीसरा तत्व धर्म से संबंधित है। रक्त संबंध की तरह धर्म का भी राज्य की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म का प्रारंभिक रूप से यह धर्म रक्त संबंध पर ही आधारित है। व्यक्ति परिवार के किसी भी वृद्ध सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद ऐसा समझने लगा कि आत्मा अजर और अमर होता है। इसका न तो नाश होता है और न पुनर्जन्म। व्यक्तियों में मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा का प्रादुर्भाव होने लगा। परिणाम वह धीरे धीरे उन व्यक्तियों की पूजा करने लगा। जो लोग रक्त संबंध से जुड़े थे बाद में चलकर उसे ही वह कुल देवता के रूप में मानने लगा और प्राकृतिक देवता के रूप में मानने के क्रम में वह शक्ति का प्राकृतिक देवता को मानने के क्रम में वह शक्तियों की पूजा करने लगा। उसने ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया कि वह एक अदृश्य शक्ति है। वह सूर्य, चंद्र, हवा आदि के द्वारा यह अनुभव करने लगा कि यह सब एक अदृश्य शक्ति है जिस पर मनुष्य का कोई बस नहीं है। यह उसके आस्था का प्रतीक बनता गया और वह धर्म की पूजा करने लगा। इस प्रकार धर्म ने व्यक्तियों को राजनीतिक रूप से संगठित किया और उसे आज्ञा पालन और अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया। चौथी, जब वह शक्ति का उपासना धर्म का उपासना करने लगा तो फिर उसमें शक्ति के प्रादुर्भाव की आवश्यकता महसूस हुई। राज्य संस्था के विकास में युद्ध का
अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। पहले सामाजिक व्यवस्था थी, जिसे राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का कार्य युद्ध द्वारा किया गया। एक जगह संगठित होने के कारण धीरे धीरे आवश्यकताओं बढ़ने के कारण मनुष्य में दूसरे की शक्ति हड़पने की लालसा पैदा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संघर्ष एवं आक्रमण की स्थिति पैदा हुई और वह सब एक दूसरे की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने की ओर अग्रसर हो चला। एक निश्चित स्थान पर निवास के कारण मनुष्य में यह शक्ति, मनुष्य में संपत्ति अर्जित करने की यह शक्ति बढ़ती गई और इसके लिए वह बलपूर्वक शक्ति का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप बलपूर्वक शक्ति ने प्रभुसत्ता का रूप धारण किया और शासक के प्रति भक्ति तथा निष्ठा की भावना का जन्म हुआ। इस प्रकार युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई। इसका पांचवा विकास तत्व आर्थिक गतिविधियां रहा है। सामाजिक संगठन का आधार बहुत अधिक अंश तक किसी समाज विशेष में स्थापित आर्थिक संबंध होता है और इसके आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगता है। आर्थिक जीवन के विशाल और जटिल ढांचे में राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया। इस प्रकार आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ और राज्य के विकास पर आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ा। इसका छठा मूल तत्व राज्य के विकास का राजनीतिक चेतना है। राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागरूक होना होता है जिसके हेतु राजा की स्थापना की जाती है। जब व्यक्ति किसी निश्चित प्रदेश में बस गए और उसके द्वारा अपनी आजीविका का साधन प्राप्त कर लिया तो उसकी स्वाभाविक इच्छा हुई कि दूसरे लोग उनके साधनों को कहीं हड़प न लें। परिणाम स्वरूप नियमों की आवश्यकता हुई। उन्हें डर सताने लगा कि जो बलवान होगा वो दूसरों की शक्ति को हड़प लेगा। इस स्थिति से बचने के लिए वह पारस्परिक सहयोग कर नियमों की स्थापना करने लगा। वह अनुभव करने लगा कि नियम की स्थापना कर ही हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं और यही नियमों की आवश्यकता का अनुभव उसे राजनीतिक चेतना का मूल रूप हुआ। शुरुआत में यह राजनीतिक चेतना अप्रकाशित एवं अव्यक्त रूप में था। सभ्यता के विकास के साथ साथ यह प्रकाशित तथा व्यक्त होने लगा। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में शक्ति की आकांक्षा बढ़ती गई और सैनिक कार्यवाहियों द्वारा
आधिकारिक या सैनिक कार्रवाइयों द्वारा अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने की ओर लग गई। युद्ध में जो विजयी होते थे वो नेता हो गए और वह नेता राजा हो गए और उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस प्रकार शासन और कानून का जन्म हुआ और इस जन्म के फलस्वरूप राज्य का मूर्त रूप सामने आया। वर्तमान समय में राजनीतिक चेतना राज्य के विकास में सक्रिय देखने को मिलता है और इसी चेतना के कारण मानव जाति विश्व राज्य की स्थापना की दिशा में सोचने के लिए अग्रसर हो गया है। उपरोक्त तत्वों के निष्कर्ष के आधार पर छात्रों हम लोग यह कह सकते हैं कि मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना, इन सारे तत्वों के द्वारा राज्य का विकास किया गया है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य का होना आवश्यक है। धन्यवाद।